लेकिन बात सबसे पहले करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे की। तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे बिहार के गया जी, और बिहार के गया जी से विपक्ष पर बड़ा हमला जो है वो प्रधानमंत्री की तरफ से यहां बोला गया। बिहार में 2 से 3 महीने के अंदर विधानसभा चुनाव को लेकर मतदान की तारीखें आपके सामने होंगी, लेकिन सियासत अभी से गरमाई हुई है। सभी पार्टियां जोर लगा रही हैं चुनावी चौसर पर, सभी अपने अपने दांव चल रहे हैं। एक तरफ बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे के साथ भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर विपक्ष को घेर रही है, तो दूसरी तरफ विपक्षी दल जो हैं वो एसआईआर के मुद्दे पर हमलावर हैं, लगातार सरकार पर, आयोग पर निशाना साध रहे हैं। ये आप देख सकते हैं किस तरह से बिहार की सियासी चौसर, सियासी बिसात जो है उस पर सभी अपने अपने तरह से लगातार कदम फूंक फूंक कर चल रहे हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा सबसे अहम एनडीए के लिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज खुद बिहार में रहे, गया जी के जरिए उन्होंने करोड़ों की सौगात दी, हजारों करोड़ की योजनाओं की सौगात बिहार को मिली, और साथ ही भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर, संविधान संशोधन कानून को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधा निशाना विपक्ष पर साधा। तो दूसरी तरफ तेजस्वी और राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा भी धीरे धीरे बिहार में अपनी रफ्तार पकड़ रही है। ये दोनों नेता भी लगातार इस मुद्दे को लेकर सरकार पर हमलावर हैं, आयोग पर हमलावर हैं, वोटर को उनके अधिकार से वंचित किया जा रहा है, ये कहते हुए उनकी तरफ से निशाना साधा गया, मुद्दा बनाया गया। तो चुनावी ऐलान से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे एक्शन में हैं, बिहार पहुंचे, सौगातों की झड़ी लगाई। उधर राहुल और तेजस्वी भी वोटर अधिकार रैली के जरिए जनता को साध रहे हैं। यानी सियासी शतरंज पर सभी अपनी अपनी चाल जो है वो चल रहे हैं। गया जी में पीएम मोदी ने रैली की, इस साल 6ठी बार बिहार का दौरा किया, कई सौगातें दी। बुद्ध की नगरी से पीएम मोदी ने करप्शन के खिलाफ हमला बोला, भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की बात कहने वाले पीएम मोदी ने केंद्र सरकार के नए प्रस्तावित कानून का जिक्र किया, जिसके तहत प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री भी अगर गंभीर आपराधिक आरोपों में 30 दिन से ज्यादा हिरासत में रहते हैं तो उनको पद से हटा दिया जाएगा। हालांकि कानून फिलहाल जेपीसी में है। पीएम मोदी ने कहा कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई को अंजाम तक अगर पहुंचाना है तो कोई भी कार्रवाई के दायरे से बाहर नहीं होना चाहिए। पीएम ने यह बात दोहराई। भ्रष्टाचार के खिलाफ एक ऐसा कानून लाई है जिसके दायरे में देश का प्रधानमंत्री भी है। इस कानून में मुख्यमंत्री और मंत्रियों को भी शामिल किया गया है। जब ये कानून बन जाएगा तो प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री या फिर कोई भी मंत्री, उसे गिरफ्तारी के 30 दिन के अंदर जमानत लेनी होगी, और अगर जमानत नहीं मिली तो 31वें दिन उसे कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। आप कहिए भाइयों, जो जेल जाए उसने कुर्सी छोड़नी चाहिए कि नहीं छोड़नी चाहिए? क्या वो कुर्सी पर बैठे रह सकता है? क्या वो सरकारी फाइलों पे साइन कर सकता है? क्या जेल में से कोई सरकार चला सकता है? तो मोदी सरकार के इस कानून की विपक्ष आलोचना कर रहा है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो काफी हद तक ये सही भी लगता है, क्योंकि अगर किसी मामले में कोई सरकारी कर्मचारी गिरफ्तार हो जाए तो उसे सस्पेंड कर दिया जाता है, उसकी नौकरी जो है एक तरह से खतरे में पड़ जाती है। लेकिन अभी तक प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, कोई भी मंत्री किसी मामले में गिरफ्तार होता है तो अपने पद से इस्तीफा नहीं देता। कुछ केसेस को अगर छोड़ दिया जाए, जल्दी इस्तीफा नहीं आते हैं जब तक कि किसी के ऊपर दबाव न पड़े, और आज इसको समझना जरूरी होता है। एक तरफ है सरकारी कर्मचारी, दूसरी तरफ है पीएम, सीएम और मंत्री। गिरफ्तार होते ही नौकरी चली जाती है। दूसरी तरफ पीएम, सीएम और मंत्री, इनके विवेक पर डिपेंड करता है कि इस्तीफा दें, नैतिकता पर डिपेंड करता है कि इस्तीफा दें न दें। अरविंद केजरीवाल जैसा केस है, जेल में 150 दिन तक इस्तीफा नहीं दिया उन्होंने। दूसरी तरफ हेमंत सोरेन जैसा केस भी है, जेल जाने से पहले उन्होंने इस्तीफा दे दिया। ये लेकिन बड़ा फर्क जो है सरकारी कर्मचारियों, पीएम, सीएम और मंत्री में दिखता है। नौकरी जो है वो चली जाती है सरकारी कर्मचारियों की, और इसी का प्रधानमंत्री ने जिक्र जो है वो यहां पर किया कि एक फर्क है जो है वो मिटाने की जरूरत है। कि अगर किसी छोटे सरकारी कर्मचारी को
50 घंटे तक हिरासत में रख दिया तो अपने आप वो सस्पेंड हो जाता है। ड्राइवर हो, छोटा क्लार्क हो, प्यून हो, उसकी जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए तबाह हो जाती है। लेकिन अगर कोई मुख्यमंत्री है, कोई मंत्री है, कोई प्रधानमंत्री है, तो वो जेल में रह करके भी सत्ता का सुख पा सकता है। ये कैसे हो सकता है? हमने कुछ समय पहले ही देखा है कि कैसे जेल से ही फाइलों पर साइन किए जा रहे थे, जेल से ही सरकारी आदेश निकाले जा रहे थे। नेताओं का अगर यही रवैया रहेगा तो ऐसे भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई कैसे लड़ी जा सकती है? तो बिहार में चुनाव है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करप्शन के मुद्दे पर सबसे ज्यादा हमलावर हैं और उसका बड़ा रीजन यह भी दिखता है कि लालू परिवार के ऊपर करप्शन के कई सारे केसेस चल रहे हैं। कौन कौन से केसेस हैं भी समझिए। मामला लैंड फॉर जॉब स्कैम, जिसमें परिवार के सदस्य लालू यादव, राबड़ी, तेजस्वी, मीसा भारती और हिमा इस मामले में आरोपी हैं। स्थिति है, ट्रायल लगातार जारी है। चारा घोटाले में अगर देखा जाए तो लालू यादव आरोपी थे, सजा भी उनको हुई, दोषी साबित हुए। और दूसरी तरफ आईआरसीटीसी के केस में भी, होटल स्कैम में भी इसी तरह से लालू, राबड़ी और तेजस्वी आरोपी हैं। इस केस में भी ट्रायल जो है वो चल रहा है। बिना नाम लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधा हमला जो है वो विपक्ष के नेताओं पर बोला। रेल का जिक्र भी किया, कहा अगर इस पूरे मामले में कानून अगर पास हो जाता है तो ऐसे नेताओं की मुश्किल जो है वो बढ़ेगी। इसी वजह से कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं। ये हुई लालू परिवार की बात। वैसे देखें तो देश के कई नेताओं पर इस तरह के केसेस हैं और हर पार्टी में अच्छे खासे नेता हैं जो किसी न किसी मामले में आरोपी हैं। रही बात करप्शन की, तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के मुताबिक भारत में करप्शन जो है वो ज्यादा है। भ्रष्टाचार के अगर आंकड़े को आप समझेंगे तो 2023 के हिसाब से 180 देशों में भारत 93वें स्थान पर रहा। 2024 में स्थिति जो है और खराब हो गई, भारत 96वें स्थान पर पहुंच गया। ट्रांसपेरेंसी के मामले में स्थिति खराब है, करप्शन के मामले में इसी तरह से स्थिति दिखती है। और एडीआर की रिपोर्ट क्या कहती है कि इस पार्टी में कितने आरोपी हैं ये भी समझिए। अलग अलग मामलों को लेकर अगर देखा जाए, बीजेपी के कुल 240 सांसद हैं, 94 ऐसे सांसद हैं जिनके खिलाफ क्रिमिनल केसेस हैं। कुल सांसदों की ऐसी संख्या 39% है। कांग्रेस के 99 में से 49 सांसदों पर क्रिमिनल केसेस हैं, परसेंटेज वाइज 49% है। समाजवादी पार्टी के लिहाज से 57% उनके सांसद आरोपी हैं। टीएमसी में 29 सांसदों में से 13 सांसद जो हैं वो आरोपी हैं। 45% का यह आंकड़ा आता है, यानी नंबर वाइज बीजेपी सबसे ज्यादा है, लेकिन परसेंटेज वाइज समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और टीएमसी लगातार बीजेपी को पीछे छोड़ रहे हैं। परसेंटेज वाइज ऐसे नेताओं को टिकट देने के मामले में भी ऐसा देखा गया। एडीआर की रिपोर्ट वक्त वक्त पर सामने आती है और राजनीतिक पार्टी के दावों की हवा जो है वो निकलती रहती है। एडीआर ने 2024 के चुनाव को लेकर ये डेटा जो है वो जारी किया था। दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह साउथ के दौरे पर रहे, केरल में भी थे, उसके बाद तमिलनाडु पहुंचे और वहीं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तर गृह मंत्री अमित शाह ने भी तमिलनाडु में अमित शाह ने विपक्ष को करप्शन के मुद्दे पर घेरा और पूछा कि क्या जेल से ही सरकारें चलाई जाएंगी। क्या जरूरत है ये बिल की? मैं आज कहने आया हूं, डीएमके के वरिष्ठ मंत्री के पोनमुडी जी और सेंथिल बालाजी 8-8 महीने तक जेल में रहे, इस्तीफा नहीं दिया। मुझे बताइए, जेल में रहकर सरकार चला सकते हैं क्या? ये डीएमके वाले 130वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल को ब्लैक बिल कहते हैं। अरे स्टालिन बाबू, ये बिल को ब्लैक बिल कहने का आपको कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि आप तो ब्लैक डीड करने वाले मुख्यमंत्री हो। तो इस पूरे मामले पर सियासत जारी है, लेकिन बीजेपी भ्रष्टाचार के मुद्दे पर विपक्ष को लगातार घेर रही है।